अमेरिका ने नाकेबंदी की घोषणा कर दी। एक तरह से ये मानिए कि ईरान पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट जो है वो मंडरा रहा है और इसका नुकसान भारत को बहुत ज़्यादा होने वाला है। ईरान के बंदरगाहों के बिल्कुल सामने सारी की सारी अमेरिकी नाकेबंदी होगी। इजराइल के इशारे पर अमेरिका ने इस बातचीत को बेनतीजा खत्म किया, जिससे युद्ध विराम पर एक खतरा मंडरा रहा है। तो पहले युद्ध, उसके बाद युद्ध विराम, और अब सारी की सारी जो नज़रें हैं वो हॉर्मुज पर टिक गई हैं, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका ने नाकेबंदी की घोषणा कर दी है। यानी कि जो हॉर्मुज से जो भी वहाँ पर टैंकर्स निकलते हैं उनको ब्लॉक करेगा। और उसके पीछे अमेरिका ने कहा है कि खासकर उन टैंकर्स को जो ईरान को टोल देकर के आएंगे। यानी कि इस लड़ाई को अब डिफरेंट लेवल पे लेकर चला गया है। इसका पूरा का पूरा असर अब जो है आर्थिक संकट, ऐसा दिख रहा है कि पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट जो है वो मंडरा रहा है। और अमेरिका ऐसा गेम खेला है जिसके जद में वही देश आएंगे जो अब तक थोड़े से बचे हुए थे। जैसे आपने देखा होगा कि जिस समय ईरान ने हॉर्मुज पर ब्लॉकेट लगा रखा था, वहाँ पर टोल ले रहा था, तब उसने अपने जो दोस्त देश थे जैसे भारत, चीन, इनके जो टैंकर्स को फ्री में अलाउ कर रहा था, उनका आना जाना लग रहा था। तो हालांकि वो फ्री फ्लो तो टैंकर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी हालात बेहतर थे। लेकिन इस बार जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है, इसको और प्रॉब्लम को और ज़्यादा करके ईरान की सप्लाई चेन को जो तोड़ने का, क्योंकि अभी तक जो ईरान के जो वहाँ से जो तेल निकल रहे थे, जो बिक रहे थे, पूरी दुनिया को जा रहे थे और उसको जो संजीवनी मिल रहा था, उसको भी ब्लॉक करने का इरादा डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया है। तो आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि क्या इसका असर कितना पड़ेगा और भारत को खास करके इसका कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि भारत के प्रोस्पेक्ट में संजय जी ये तो बड़ा साफ दिख रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो अब तक पॉलिसी ईरान वो करने की कोशिश कर रहा था, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, लोगों को एक तरह से ब्लॉक करके वो करने की, ताकि आर्थिक संकट भी मंडराए और बाकी चीज़ें भी रहे। लेकिन अब उसी टैक्टिक्स को अमेरिका और बड़े स्केल पे करने जा रहा है, क्योंकि वो फारस की खाड़ी की में भी और ओमान की खाड़ी और अरब सागर, ये तीनों सी हैं, वहाँ पर अपने नेवी को एक्टिवेट कर रहा है और उन टैंकर्स को, उन जहाज को रोकेगा, ब्लॉकेट करेगा। ये बहुत बड़ा संकट अब ऐसा दिख रहा है कि अब जो लड़ाई है वो गोल बम बारूद से ज़्यादा आपके आर्थिक, अब यहाँ पर एक तरह से कहते हैं ना कि आर्थिक नाकेबंदी वाली जो चीज़ आ गई, उस पर आ गया, लड़ाई आ गई है। नहीं, बिल्कुल आ गया। देखिए, अब एक तो अभी तक क्या था कि हॉर्मुज जो था वो बंद था, वहाँ से ईरान जहाज नहीं निकल ईरान का पूरा कंट्रोल था वहाँ पर। पूरा कंट्रोल था, और अगर जहाज निकल भी रहे थे तो उनसे वो टोल ले रहा था। अब क्या होने जा रहा है कि एक तो ईरान ने उसको बंद किया हुआ है, उसका काउंटर करने के लिए अमेरिका अपनी नाकाबंदी लगा रहा है। अब इस नाकाबंदी में होगा, ये दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये पूरा का पूरा जो हॉर्मुज का इलाका था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि नीचे इसमें माइंस बिछी हुई हैं, तो ईरान ने अमेरिका का ये दावा है कि काफ़ी हद तक उसने इन माइंस को क्लियर कर दिया है और क्लियर करता जा रहा है, इसलिए यहाँ से जहाज निकलने में कोई समस्या नहीं होगी। नंबर एक चीज़। दूसरा, जो अमेरिका की सबसे जो रणनीतिक चीज़ है कि उसने पूरे ईरान के जितने बंदरगाह हैं जहां से तेल निकलता है, अगर किसी जहाज ने ईरान के बंदरगाहों पे तेल लिया और वहां से वो चला, उसको अब उसके उन सारे बंदरगाहों को अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया है। तो आप समझिए कि अब ईरान के बंदरगाह से किसी भी जहाज का निकलना, तेल लेके निकलना बहुत मुश्किल हो गया। वो तभी अब निकल पाएगा जब अमेरिका उससे पूछताछ करेगा, अमेरिका उसको अनुमति देगा, उसके अलावा नहीं कर पाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? देखिए, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि ओमान का, सऊदी अरब का, कतर का, इनके जो बंदरगाह जो अभी तक ब्लॉक हो गए थे, जहाँ से जहाज निकलना हॉर्मुज के कारण मुश्किल हो गया था, अमेरिका की नाकाबंदी के कारण वो चीज़ें वहाँ से निकल पाएंगी। उनका जो डर था कि माइंस बिछी हुई हैं, ईरान कार्रवाई कर सकता है, वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी। लेकिन इसके अपने खतरे भी हैं, मैं खतरे जो है आपको बताऊंगा अभी। हाँ, लेकिन इसके अलावा ये भी जो आप अगर आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो उसमें सऊदी अरब की ये बात आ रही थी कि वो रेड सी, जो कि सऊदी अरब के इस पार्ट में, एक तरफ में तो हॉर्मुज आता है, दूसरी तरफ में जो रेड सी है, वहाँ से भी कुछ ऑल्टरनेटिव उसने पहले ही निकाले के रास्ते निकाले थे। तो कहीं ना कहीं पर जो सऊदी अरब और यूएई जैसे देश हैं, उन्होंने कुछ अपना ऑल्टरनेटिव कर लिया ताकि उन पर उतना असर ना पड़े। तो पूरी की तरह से ये जो पूरा मसला है डोनाल्ड ट्रंप का, सफोकेट करना चाह रहे हैं ईरान को, क्योंकि ईरान अब तक हॉर्मुज को रोक करके अपने तेल
बेच पा रहा था, उसके तेल जो है भारत में, चीन में, कई दूसरे देशों में एक तरह से ये मानिए कि ईरान पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। हाँ, एक तरह से आर्थिक प्रतिबंध टाइप का ये होगा, एक बड़ा प्रतिबंध है जिससे ईरान सफोकेट होगा। यानी कि गिव एंड टेक वाली बात आती है कि अब यहाँ से अगर ईरान ब्लीड करता है तो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे ठीक है, शर्त रखेंगे कि हॉर्मुज खोलो, इसके बदले में हम इस ब्लॉकेड को खोलेंगे। तो ये ऐसी, लेकिन अब इसका खामियाजा देखिए कि अब तक जो भी थोड़े बहुत वहाँ से जो टैंकर्स जो निकल रहे थे, अब वो सारे के सारे पूरे एरिया ब्लॉक होंगे और इसका नुकसान भारत को बहुत ज़्यादा होने वाला है। जरा आपको आंकड़े कुछ बताता हूँ कि भारत चूंकि जो गैस जितना भी इस्तेमाल करता है उसका 60% जो गैस भारत बाहर से मंगवाता है, उसका 90% जो गैस है उसी रास्ते से, हॉर्मुज के रास्ते से आता है। और तेल के बारे में आपको मालूम है कि 90% भारत के जो ऑयल इंपोर्ट होता है बाहर से लेके आता है, उसका जो 90% उसी हॉर्मुज के इलाके। यानी कि मिला जुला करके जो स्थिति है भारत के लिए बहुत ही, भारत के लिए खतरे की बात है, क्योंकि अब तक जो भारत के टैंकर से भारत किसी न किसी तरह से आ जा रहे थे, तो गैस संकट हो गया या फिर जो तेल का संकट, उस तरह से भारत में हुआ नहीं। लेकिन अब अगर ये कंटिन्यू करता है, अमेरिका की अगर ये आर्थिक नाकाबंदी अगर होती है तो इसके बाद भारत को समस्या आएगी। इतने ही नहीं, एलएनजी का भी जो 50% पोर्शन है भारत इंपोर्ट करता है, उसका देखिए एलएनजी का, इन चीज़ों का फर्क क्या पड़ने वाला है आपके। यूरिया के लोग पहले से संकट आ रहे थे, यूरिया के जो हमारे यहाँ जो इसके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही पेंट वगैरह, पेंट प्लास्टिक्स के जो चीजें बनती है, इन सब पर असर पड़ने वाला, मिला जुला के इसका डिमांड सप्लाई में चीन पे काफी असर पड़ेगा। और जो भारत के सबसे एक पहलू ये भी है कि जो खाड़ी के देशों में 90 लाख करीब भारतीय रहते हैं, तो इस नाकेबंदी का नुकसान ये होने वाला है कि जो उनके इनकम पर, उनकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है वहाँ पर। और आपको याद हो, एक आंकड़ा है कि जो 90 लाख जो भारतीय जो खाड़ी देशों में रहते हैं, वो भारत के अंदर करीब साल में $100 बिलियन भेजते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पे जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं अब तक भारत के लिए उतनी मुश्किल जो नहीं थी, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मुश्किल होने वाली है, क्योंकि चाइना का भी अलग प्रॉब्लम, चाइना भी अपने जो ज़्यादातर तेल ईरान से लेता है, मंगवाता है, उस पर भी असर पड़ने वाला। तो अब अमेरिका ने इस खेल को और खोल दिया है और भारत, चीन जैसे देशों को भी इससे समस्या बढ़ने वाली है। बिल्कुल बढ़ने वाली है। देखिए, अब भारत और चीन के जो वो तेल है वो ईरान के बंदरगाहों से होकर के आता है। अब अमेरिका ये करेगा कि वहाँ पर हो सकता है जहाज हमारे आए, हो सकता है रुकें, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ होगा। हालांकि अभी देखिए, तकनीकी तौर पे अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने ईरान का जो पूरा तेल का कारोबार है उस पर उसने 1 महीने की छूट दी हुई थी कि ईरान के भारत भी तेल मंगवा रहा था, हाँ, तेल मंगवा रहा था, तो वो प्रतिबंध तो नहीं है, तेल तो मंगवाया जा सकता है। लेकिन वही है कि अब ईरान के बंदरगाहों के बिल्कुल सामने सारी की सारी अमेरिकी नाकेबंदी होगी। वहां से जहाज इतनी आसानी से अब नहीं गुजर पाएंगे, तेल और गैस नहीं ला पाएंगे। सऊदी अरब से ला रहे हैं, आराम से लाइए। कतर से ला रहे हैं, आराम से लाइए। संयुक्त अरब अमीरात से ला रहे हैं, आराम से लाइए। लेकिन अगर आप ईरान से ला रहे हैं तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसकी मुश्किल ये होगी कि अगर अमेरिका ने ये काम ज़्यादा करना शुरू किया, वहाँ पर अनावश्यक तौर पे जहाज रोकने अगर शुरू किए, तो ये लगभग वैसा ही है जैसे होर्मुज़ में ईरान कर रहा था। तो ये भी एक दुनिया के लिए मुश्किल बात बनेगी और इंटरनेशनल जितने प्लेटफॉर्म से उस पर इसकी आवाज़ बड़े तो असरदार तरीके से उठेगी कि अमेरिका भी तो वही काम कर रहा है जो ईरान करता रहा है। तो ये देखिए, एक तरह से ये, हालांकि अभी किस तरह से होगा ये नाकेबंदी को किस तरह से वो किया जाएगा, लेकिन इसका अमेरिका का मुख्य ध्येय यह है कि ईरान को प्रेशर में लाएं और प्रेशर में लाकर दोबारा बातचीत के टेबल पर लाएं। हाँ, हालांकि ईरान की तरफ से बात भी आ रही है कि जो बातचीत जो खत्म हुई बिना नतीजे पे, बेनतीजा जो बातचीत खत्म हुई, उसमें कुछ चांसेज हैं। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेस्किन का कहना है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका को ऐसी बातें करनी पड़ेंगी, टेबल पे ऐसी शर्त लेकर के आना पड़ेगा जो दोनों पार्टियों को, दोनों तरफ से एक्सेप्टेबल हो। इस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रास्ता क्लोज हो गया, लेकिन पाकिस्तान में वार्ता जो विफल हुआ है उसके पीछे एक बात ये भी आ रही है, एक थ्योरी ये भी आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक कॉल आता है जेडी वेंस जो कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के, उनके पास आता है। तब तक जो बातचीत थी काफ़ी सार्थक तरीके से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही नेतन्याहू का कॉल आता है उसके बाद वो बातचीत वहीं पर खत्म हो जाती है, बेनतीजा खत्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ईरान एक आरोप लगा रहा है कि इजराइल के इशारे पर अमेरिका ने इस बातचीत को बेनतीजा खत्म किया, जिससे युद्ध विराम पर एक खतरा मंडरा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि इधर ये बातचीत हो रही है, उधर इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और हमले तेज कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि देखिए, इजराइल चाहता नहीं है ऐसी कोई बातचीत हो और बातचीत हो तो सफल हो। लगातार इजराइल ईरान को मुश्किल में डालना चाह रहा है, घेरे रखना चाह रहा है और अमेरिका का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अमेरिका में इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल का अपना एजेंडा है, वो लेबनान तक सीमा का विस्तार कर रहा है। इधर अमेरिका को उसने उलझाया, दूसरी तरफ वो लेबनान में अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है।
तो वो जो एक ग्रेटर इजराइल बनाने की जो उसकी अपनी योजना है उस पर काम कर रहा है। वेस्ट बैंक में उसने देखिए फांसी वाला एक ऐसा कानून बना दिया है जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है, क्योंकि उसमें वही अगर कोई हिंसा वहाँ का यहूदी करता है उसको कोई कुछ नहीं होगी, हो सकता है सजा बस हो, लेकिन वही हिंसा अगर कोई वहाँ वेस्ट बैंक का फिलिस्तीनी कर रहा है, मुस्लिम कोई कर रहा है, उसको तुरंत फांसी हो जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल ये तो जितने भी दुनिया के न्याय के जो पैरामीटर्स होते हैं उस पर ये खरी नहीं उतरती है, ये भेदभावपूर्ण सजा कही जाएगी। जैसे आपने लेबनान वाली बात कही तो उस पर एक अपडेट यह है कि आप पॉजिटिव खबर ये कह लें कि अमेरिका में वाशिंगटन में जो वहाँ के इजराइल के राजदूत जो हैं और जो लेबनान के राजदूत हैं आपस में बातचीत होगी और जो लेबनान में शांति की जो बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो एक उम्मीद यह है कि शायद इजराइल और लेबनान के बीच में, कि आपको लेबनान के बारे में थोड़ी सी बात ये बता दें कि जो लेबनान की सरकार है वो बहुत हद तक ये नहीं चाहती कि वहाँ पर इस तरह के जो हिजबुल्लाह हैं वो हरकतें करें, लेकिन हिजबुल्लाह की वजह से इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है और काफ़ी जो लेबनान का एक बड़ा इलाके, इसको बड़े इलाके पे कब्जा भी कर लिया है। इससे वहाँ पर काफ़ी बेचैनी है, लेकिन अब बातचीत शुरू हो रही है और बातचीत से मसला को आगे सुलझाया जाएगा। लेकिन जैसा संजय जी बता रहे थे कि बात भी सही है कि इस पूरे युद्ध में जो अमेरिका, ईरान का और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ उसमें अगर सबसे बड़ा अगर किसी को अगर फायदा हुआ है तो इजराइल का हुआ है। इजराइल इस पूरी लड़ाई में न सिर्फ ईरान को काफ़ी हद तक कमज़ोर करने में सफल रहा है, बल्कि लेबनान का जो बॉर्डर है वहाँ जिसकी प्रॉब्लम्स थी उसको भी बहुत हद तक सुलझा लिया है और लेबनान के अंदर काफ़ी घुस चुका है। लेकिन अब अमेरिका को यह सोचना है कि जिस तरह से अब तमाम जो पूरी जो लड़ाई है वो हॉर्मुज पे ही सेंटर वहीं पे हो गया, क्योंकि अब आपको ये सुनने में नहीं आ रहा है कि ईरान कहीं अटैक करा, मिसाइल से अटैक करा या ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन अब लड़ाई जो है वहाँ पर हॉर्मुज में पहुँच गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में सारी लड़ाई पहुँच गई है। एक तरफ ईरान टोल वसूली कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका नाकेबंदी कर रहा है। अब ये टोल वसूली और नाकेबंदी में पूरी दुनिया को पिसना बड़ा ही स्वाभाविक चीज़ है। अब इसका क्या रास्ता आगे निकल के आएगा, क्योंकि जो अब तक जो दुनिया के अगर कुछ देश अगर इसकी वजह से परेशान रहे थे अब ज़्यादा उसमें परेशान होंगे और एक पूरी दुनिया एक आर्थिक मंदी की ओर तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।